नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अब तक हमने कैंडल स्टिक की एनाटॉमी समझ ली है, हमने बॉडी को समझ लिया है, विक्स को समझ लिया है, ओपन हाई लुक लूज को समझ लिया है, टाइम फ्रेम को समझा। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पे हम लोग आ गए हैं। हमने यह समझा कि हर कैंडल्स बायर और सेलर्स की लड़ाई की कहानी होती है, लेकिन अब समय आ गया है कैंडल को समझने का, जिसे देखकर प्रोफेशनल ट्रेडर्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की। और आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर किसी बॉक्सिंग मैच में एक फाइटर पूरे राउंड में लगातार पंच मारता रहे और दूसरा फाइटर सिर्फ बचाव बचाव करता रहे, तो राउंड कौन जीतेगा? जवाब स्पष्ट है, जो अटैक करता रहे, जो फाइट करता रहे। ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या यह जीत आसान थी या डोमिनेटिंग थी? तो डोमिनेटिंग थी। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें यही बात बताती है दोस्तों। इस पार्ट में, इस मास्टर क्लास में हम लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल सवाल है, क्या यह जीत आसान थी या डोमिनेटिंग थी? तो डोमिनेटिंग थी। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें यही बात बताती है दोस्तों। इस पार्ट में, इस मास्टर क्लास में हम लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, इसके पीछे की कहानी क्या होती है, यह समझेंगे ताकि हमारे ट्रेड लेना आसान हो सके। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें बताती है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल को समझते हैं। यह हमें बताती है कि बायर्स ने मार्केट पर कंट्रोल स्थापित कर लिया। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखती कैसी है? अब एक टिपिकल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की कल्पना कीजिए। लंबी ग्रीन बॉडी, छोटी या लगभग ना के बराबर अपर वीक और ना के बराबर लोअर वीक, और डे क्लोजर जो है हाई के आसपास। ठीक है, यही है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दोस्तों, है। और ये क्या कह रही है कि बायस पूरे दिन कंट्रोल में थे, ओपन के बाद सेलिंग प्रेशर आया भी होगा तो बायस ने उसे तुरंत ऑब्जर्व कर लिया, प्राइस ऊपर गई और ऊपर ही बनी रही। यानी मार्केट ने हायर प्राइसेस एक्सेप्ट कर लिए हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात। और ये क्या कह रही है कि बायस पूरे दिन कंट्रोल में थे, ओपन के बाद सेलिंग प्रेशर आया भी होगा तो बायस ने उसे तुरंत ऑब्जर्व कर लिया, प्राइस ऊपर गई और ऊपर ही बनी रही। यानी मार्केट ने हायर प्राइसेस एक्सेप्ट कर लिए हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। एवरेज ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस चीज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कौन डोमिनेट कर रहा है। अब मैं आपको एक प्रोफेशनल थिंकिंग दिखाता हूँ। एवरेज ट्रेडर क्या देखता है, ग्रीन कैंडल। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या देखते हैं, एक्सेप्टेंस, मोमेंटम, एग्रेसिव डिमांड और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन। अब देखिए कितना अंतर हो गया। ठीक है, एक ही कैंडल है, लेकिन एक ट्रेडर क्या देख रहा है, सिर्फ कैंडल देख रहा है, और दूसरा ट्रेडर क्या देख रहा है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, बड़ा ट्रेडर है, स्मार्ट ट्रेडर है, कि ये प्राइस एक्सेप्ट हुआ या नहीं, इसमें मोमेंटम है कि नहीं, यहाँ इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो सकती है कि नहीं, यहाँ एग्रेसिव डिमांड है कि नहीं। और यही अंतर जो है चार्ट ट्रेडिंग में जो है काफी फर्क पड़ जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर कैंडल को कलर से नहीं पढ़ता, उसके पीछे की साइकोलॉजी पढ़ता है। और अब एक सवाल आता है कि क्या सभी सकती है कि नहीं, यहाँ एग्रेसिव डिमांड है कि नहीं। और यही अंतर जो है चार्ट ट्रेडिंग में जो है काफी फर्क पड़ जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर कैंडल को कलर से नहीं पढ़ता, उसके पीछे की साइकोलॉजी पढ़ता है। और अब एक सवाल आता है कि क्या सभी ग्रीन कैंडल समान होती हैं? ठीक है, क्यों कुछ ग्रीन कैंडल साधारण होती हैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण? क्योंकि सभी बाय समान नहीं होती दोस्तों। कुछ बाइंग रिटेल से होती है, रिटेल ट्रेडर से होती है, कुछ शॉर्ट कवरिंग होती है, कुछ टेम्पोररी मूवमेंट होता है। लेकिन जब एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है तो उसके पीछे अक्सर सीरियस बाइंग इंटरेस्ट होता है, यानी कोई बड़ी ताकत मार्केट में एक्टिव है। ठीक है, या कोई बड़ा कैपिटल फ्लो मार्केट में प्रवेश करो। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसी कैंडल्स को ध्यान से दें। अब एक रियल मार्केट सिनेरियो सोचिए। स्टॉक कई दिनों से कंसोलिडेशन में है, प्राइस एक रेंज में घूम रहा है, बायर और सेलर लगभग बराबरी पे है, कोई स्पष्ट विनर नहीं। और फिर अचानक एक दिन स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, लार्ज ग्रीन बॉडी, हाई वॉल्यूम, क्लोज नियर हाई। अब क्या हुआ, मार्केट ने एक मैसेज दिया, किसी ने बैलेंस को तोड़ दिया है, और वे थे बायर्स। अब वे प्राइस एक रेंज में घूम रहा है, बायर्स और सेलर लगभग बराबरी पे है, कोई स्पष्ट विनर नहीं। और फिर अचानक एक दिन स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, लार्ज ग्रीन बॉडी, हाई वॉल्यूम, क्लोज नियर हाई। अब क्या हुआ, मार्केट ने एक मैसेज दिया, किसी ने बैलेंस को तोड़ दिया है, और वे थे बायर्स। अब वे बायर्स इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, एफआईज हो सकता है, डीआईज हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया है उन्होंने। यही कारण है कि ब्रेकआउट कैंडल्स अक्सर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। वे केवल प्राइस मूवमेंट नहीं दिखाती, वे कंट्रोल शिप दिखाती है, कन्विक्शन दिखाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या देखते हैं, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, कन्विक्शन। प्रोफेशनल ट्रेडर्स केवल मूवमेंट नहीं देखते, वे कन्विक्शन भी देखते हैं। क्योंकि मार्केट में हर मूव का महत्व समान नहीं होता। अगर प्राइस 100 से 101 गई है तो यह मूव एक मूव है, लेकिन अगर प्राइस 100 से 110 गई है और पूरे दिन मजबूत बनी रही है तो यह कन्विक्शन है। और कन्विक्शन ही ट्रेंड बदलता है दोस्तों, याद रखिएगा, ट्रेंड हमेशा कन्विक्शन से पैदा होता है, रेंडम रेंडम मूवमेंट से नहीं। अब एक साइकोलॉजी हमें यहाँ समझना जरूरी है, जो मार्केट में प्राइस को और पूरे दिन मजबूत बनी रही है तो ये कन्विक्शन है। और कन्विक्शन ही ट्रेंड बदलता है दोस्तों, याद रखिएगा, ट्रेंड हमेशा कन्विक्शन से पैदा होता है, रेंडम रेंडम मूवमेंट से नहीं। अब एक साइकोलॉजी हमें यहाँ समझना जरूरी है, जो मार्केट में प्राइस
के बढ़ने घटने को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, वो है ऑक्शन साइकोलॉजी। ठीक है, मार्केट अब एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसे समझिए कि मार्केट एक ऑक्शन, और कल्पना कीजिए हर बायर्स और सेलर बोली लगा रहा है। अगर बायर्स बार बार उसी बोली लगाने को तैयार है तो इसका मतलब है उन्हें लगता है कि भविष्य में प्राइस और ऊपर जा सकती है, उसे वैल्यू दिखाई दे रही है, उसे कॉन्फिडेंस है, और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इसी कॉन्फिडेंस का विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और यह मार्केट का तरीका है कहने का, डिमांड सप्लाई से ज्यादा मजबूत है। ठीक है, अब एक कॉमन मिस्टेक को समझते हैं इस बारे में। बहुत सारे बिगिनर्स बड़ी कैंडल्स को देखते ही बाय कर लेते हैं। ये खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि कैंडल की स्ट्रेंथ और एंट्री टाइमिंग दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्ट्रेंथ दिखाती है, लेकिन एंट्री का निर्णय कंटेस्ट के आधार पर लिया जाता है। बहुत सारे बिगिनर्स बड़ी कैंडल्स को देखते ही बाय कर लेते हैं। ये खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि कैंडल की स्ट्रेंथ और एंट्री टाइमिंग दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्ट्रेंथ दिखाती है, लेकिन एंट्री का निर्णय कंटेस्ट के आधार पर लिया जाता है। क्या यह बुलिश जो है मूवमेंट सपोर्ट पे आया है? क्या यह ब्रेकआउट है? क्या हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी बुलिश है? क्या वॉल्यूम इस जो है मूव को, इस कैंडल को सपोर्ट कर रहा है? क्या ये ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस के पास बना हुआ है? इन सवालों का जवाब जब तक आपको नहीं मिल जाता तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप ट्रेड नहीं ले सकते। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में कोई भी कैंडल अकेले डिसीजन नहीं बनती है दोस्तों, और वह सिर्फ एविडेंस देती है कि प्रोबेबिलिटी बेहतर हो सकती है यहाँ। अब एक पिछले पार्ट में हमने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल को समझा था। हमने देखा था कि कैसे कुछ कैंडल सिर्फ ग्रीन नहीं होती, वे मार्केट में बायर्स की डोमिनेंस दिखाती है, वे कॉन्फिडेंस दिखाती है, एग्रेसिव डिमांड दिखाती है, वे कॉन्फिडेंस दिखाती है, एग्रेसिव डिमांड दिखाती है, मोमेंटम दिखाती है। लेकिन मार्केट हमेशा दोस्तों ऊपर नहीं जाती। जहां धूप होता है वहां छांव भी होता है। ठीक है, जहां प्रॉफिट होता है वहां लॉस भी होता है, जहां अप ट्रेंड होता है वहां डाउन ट्रेंड भी होता है। ठीक है, जहां बायर्स होते हैं उसी तरह जहां बायर्स होते हैं वहां सेलर्स भी होते हैं, और कई बार सेलर्स इतनी ताकत से मार्केट में उतरते हैं कि पूरा सेंटिमेंट बदल जाता है। आज हम उसी साइकोलॉजी को समझेंगे, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर किसी युद्ध में एक सेना लगातार पीछे हट रही है और दूसरी सेना लगातार आगे बढ़ रही है, तो क्या आपको रिजल्ट समझने के लिए युद्ध खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा? शायद नहीं, क्योंकि डोमिनेंस पहले ही दिखाई देने लगती है। मार्केट में भी यही होता है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल हमेशा यह दिखा देती है कि सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है और मार्केट गिरने वाली है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल दिखती कैसी है? अब जो है क्वेश्चन ये आता है हमारे मन में। अब एक टिपिकल स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल की कल्पना करें तो एक लंबी रेड बॉडी, ठीक है, ना ऊपर भी ना नीचे भी, ना लोअर भी ना अपर, मार्केट गिरने वाली है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल दिखती कैसी है? अब जो है क्वेश्चन ये आता है हमारे मन में। अब एक टिपिकल स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल की कल्पना करें तो एक लंबी रेड बॉडी, ठीक है, ना ऊपर भी ना नीचे भी, ना लोअर भी ना अपर भी, ठीक है, और क्लोज डेज लोज के पास। ठीक है, यही यह कैंडल क्या कह रही है दोस्तों? यह कह रही है कि सेलर ने पूरे सेशन में कंट्रोल में थे और बायर्स ने कोशिश भी की होगी बीच में, लेकिन लगातार मोमेंटम सेलर्स के फेवर में बना रहा, सप्लाई लगातार डिमांड से ज्यादा रही और मार्केट ने लोअर प्राइसेस को एक्सेप्ट कर लिया। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। प्रोफेशनल ट्रेडर्स केवल प्राइस गिरने को नहीं देखते, वे देखते हैं कि मार्केट लोअर प्राइसेस को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस ट्रेंड बनाता है। क्या हर रेड कैंडल बीरिश होती है? ठीक है, नहीं दोस्तों, हर रेड कैंडल बीरिश नहीं होती। जैसे ठीक हर ग्रीन कैंडल बुलिश नहीं होती, उसी तरह हर रेड कैंडल बीरिश नहीं होती। कंटेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब एक बड़ी रेड बॉडी बनती बीरिश होती है। ठीक है, नहीं दोस्तों, हर रेड कैंडल बीरिश नहीं होती। जैसे ठीक हर ग्रीन कैंडल बुलिश नहीं होती, उसी तरह हर रेड कैंडल बीरिश नहीं होती। कंटेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब एक बड़ी रेड बॉडी बनती है और क्लोज लो के पास होती है, तब मार्केट यह बहुत स्पष्ट मैसेज देती है कि फियर बढ़ रहा है, सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, बायर्स पीछे हट रहे हैं और सेलर्स एग्रेसिव हो रहे हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग ऑप्शन साइकोलॉजी में अगर समझे तो, ठीक है, कल्पना कीजिए मार्केट एक ऑप्शन है। अगर बायर्स लगातार कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं और सेलर किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार है, तो क्या होगा? प्राइस गिरेगा। यही होता है दोस्तों मार्केट में, और यह प्रक्रिया तेजी से होता है तो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है। यानी कैंडल केवल गिरावट नहीं दिखा रही, वह मार्केट के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी भी दिखा रही है, वह कॉन्फिडेंस की कमी दिखा रही है, वह सप्लाई की ताकत दिखा रही है। अब यहां एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल कंसेप्ट आता है कि फियर मूव्स फास्टर देन द ग्रीड। ग्रीड मार्केट में बेचैनी भी दिखा रही है, वह कॉन्फिडेंस की कमी दिखा रही है, वह सप्लाई की ताकत दिखा रही है। अब यहां एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल कंसेप्ट आता है कि फियर मूव्स फास्टर देन द ग्रीड। ग्रीड मार्केट में धीरे धीरे ऊपर चलता है, इसलिए मार्केट आप देखेंगे धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन फियर मार्केट को बहुत तेजी से नीचे धकेलती है। इसीलिए कई बार बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल से ज्यादा बड़ी दिखाई देती है, क्योंकि पैनिक सेलिंग अक्सर ऑर्गेनाइज्ड बाइंग से काफी ज्यादा होती है।
आप सोचिए, एक ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर रहा है, दूसरा स्टॉप लॉस हिट होने पर बेच रहा है, तीसरा मार्जिन कॉल के कारण एग्जिट कर रहा है, चौथा न्यूज चैनल में पैनिक बटन देख के सेल कर रहा है। ये सभी सेलर एक ही डायरेक्शन में काम है और परिणाम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। या दोस्तों, एक प्रोफेशनल ऑब्जर्वेशन इसमें यही है, अगर मार्केट में बड़ी रेड बॉडी का कैंडल बनता है और मार्केट लंबे समय से अपट्रेंड में रही हो, तो बहुत अचानक की बियरिश कैंडल बन जाए तो प्रोफेशनल ट्रेडर तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। वो अलर्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मार्केट पहले इसमें यही है, अगर मार्केट में बड़ी रेड बॉडी का कैंडल बनता है और मार्केट लंबे समय से अपट्रेंड में रही हो, तो बहुत अचानक की बियरिश कैंडल बन जाए तो प्रोफेशनल ट्रेडर तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। वो अलर्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मार्केट पहली बार कमजोरी दिखा रही है। क्या ट्रेंड तुरंत बदल जाएगा? जरूरी नहीं है दोस्तों कि यहाँ से ट्रेंड बदल जाएगा, लेकिन क्या कुछ बदलने की शुरुआत हो रही है? हाँ, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि बदलाव का पहचान बड़ा रेड कैंडल के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक एवरेज ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर का सिनेरियो हम लोग कंपेयर करते हैं कि स्टॉक कई दिनों से अपट्रेंड में था, हायर हाईज हाईएस्ट लोज बन रहे थे, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, फिर एक दिन अचानक बेयरिश कैंडल बनती है हाई वॉल्यूम के साथ, लार्ज रेड बॉडी, क्लोज नियर लो। अब एवरेज ट्रेडर क्या करेगा? घबरा जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा? वो पैनिक नहीं करेगा, वो एविडेंस कलेक्ट करेगा। क्या केवल प्रॉफिट बुकिंग है या मेजर रेजिस्टेंस पर रिजेक्शन हुआ है? क्या वॉल्यूम अनयूजुअल है? क्या हायर टाइम फ्रेम कंटेस्ट भी बदल रहा है? प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा? वो पैनिक नहीं करेगा, वो एविडेंस कलेक्ट करेगा। क्या केवल प्रॉफिट बुकिंग है या मेजर रेजिस्टेंस पर रिजेक्शन हुआ है? क्या वॉल्यूम अनयूजुअल है? क्या हायर टाइम फ्रेम कंटेस्ट भी बदल रहा है? यानी कैंडल के साथ साथ और भी चीजें देखिए। यही डिसीजन क्योंकि डिसीजन हमें हमेशा कंटेस्ट के साथ लिया जाएगा। यही प्रोफेशनल थिंकिंग है दोस्तों। कंटिन्यूएशन वर्सेस रिवर्सल। और एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल्स अक्सर ट्रेंड कंटिन्यूएशन में दोस्तों, कंटिन्यूएशन वर्सेस रिवर्सल। और एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल्स अक्सर ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी दिख सकती है। मान लीजिए मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में है, फिर लगातार बड़ी रेड कैंडल बन रही है, तो क्या दिखाता है? सेलिंग मोमेंटम बढ़ गया है, सेलर कंट्रोल बनाए हुए हैं, ट्रेंड अभी भी स्वस्थ है। यानी बेयरिश कैंडल सिर्फ रिवर्सल नहीं दिखाता, वो कंटिन्यूएशन भी दिखाता है। और यही छोटी छोटी जो है ऑब्जर्वेशन दोस्तों प्रोफेशनल रीडिंग है। प्रोफेशनल रीडिंग में सिर्फ कैंडल नहीं देखा जाता, मार्केट का कंटेस्ट भी देखा जाता है। अब मैं आपको एक गोल्डन क्वेश्चन देता हूं। जब भी आप बड़े स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल देखें तो आप खुद से पूछिए, क्या सेलर्स केवल जीत रहे हैं या सेलर का मार्केट में डोमिनेंस स्थापित हो रहा है? अगर जवाब डोमिनेंस का है तो मार्केट की साइकोलॉजी बदल रही है, और यही इंफॉर्मेशन सबसे मूल्यवान होती है, क्योंकि प्राइस अब तक हमने दो महत्वपूर्ण कैंडल्स को समझा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। अब आप समझ चुके हैं कि कैंडल स्टिक केवल ग्रीन और रेड रंग का बॉक्स नहीं होता, हर कैंडल बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी की कहानी सुनाती है। लेकिन अब हम प्राइस एक्शन के उस कॉन्सेप्ट में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे समझे बिना हैमर, ड्रैगन फ्लाई, डोजी, बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार या किसी भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न को सही तरीके से समझना असंभव होता है। ठीक है, और वह कॉन्सेप्ट है प्राइस रिजेक्शन एट लोअर लेवल। ठीक है, लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। स्कूल और कॉलेज में हमें क्या सिखाया जाता है? मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। स्कूल और कॉलेज में हमें क्या सिखाया जाता है? मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। लेकिन स्कूल और कॉलेज में ऐसे सोचते हैं ये चीजें शायद ही किसी स्कूल में सिखाई जाती, और इसीलिए मैं आपको आज ऐसी नॉलेज देना चाहता हूँ जो आपके मार्केट को प्रोफेशनल नजरिया देना, जिसके बाद आप मार्केट को प्रोफेशनल नजरिया से देख पाएंगे, और ये आपको प्रोफेशनल नजरिया से देखने के लिए सिखाएगा। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी रोज प्रॉफिट कमा सकता है। मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है दोस्तों, लेकिन अगर आप मार्केट साइकोलॉजी समझ गए तो आपके डिसीजंस पहले से बेहतर हो जाएंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और आपके ट्रेडिंग में अच्छे डिसीजन होंगे, और लंबे समय में यह सबसे बड़ा एडवांटेज बनता है दोस्तों। यूट्यूब पर इस टॉपिक पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स। कोई कहेगा हैमर्स का मतलब बाय, कोई कहेगा लॉन्ग विज का मतलब रिवर्सल, कोई बोलेगा पैटर्न देखो और एंट्री लो। लेकिन एक्चुअल में प्रोफेशनल ट्रेडिंग कैसी हो सकती है, कैसे की जाती है, वही मैं आपको मास्टर क्लास में सिखाने वाला हूं। हम केवल पैटर्न याद नहीं करेंगे, उन्हें समझेंगे। पैटर्न बनता क्यों है, उसके पीछे बायर्स क्या सोच रहे होते हैं, उसके पीछे सेलर्स क्या सोच रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे थे, और मार्केट ने आखिर ऐसा बिहेवियर क्यों दिखाया। तो अगर आप इस टॉपिक को सच में गहराई से समझना चाहते हैं तो इस चैप्टर को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे वही आगे आने वाले हैमर, ड्रैगन फ्लाई, डोजी, बुलिश इंगल्फिंग और लगभग हर बुलिश रिवर्सल पैटर्न की फाउंडेशन बनेगी। ठीक है, अब चलिए, और मार्केट ने आखिर ऐसा बिहेवियर क्यों दिखाया। तो अगर आप इस टार गिर रहा है, पहले 400 फिर
490, 480, 470, हर दिन नई गिरावट। चार्ट को देखकर अधिकांश लोग क्या सोचेंगे कि स्टॉक कमजोर है और गिरेगा, अभी बाय मत करो। और सच कहूं तो यही सोच बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा दिमाग गिरती हुई चीजों से डरता है। इसे फिनेंशियल बिहेवियर में कहते हैं लॉस एवर्जन। लोग प्रॉफिट कमाने से ज्यादा लॉस से बचना चाहते हैं, इसीलिए जैसे जैसे प्राइस गिरती है वैसे वैसे प्राइस बढ़ता है, फियर बढ़ता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स दोस्तों अलग सोचते हैं, वे भीड़ से अलग सोचते हैं, इसीलिए वो प्रॉफिटेबल होते हैं, इसीलिए प्रोफेशनल कहे जाते हैं। वह सबसे पहले ये नहीं पूछते कि प्राइस गिर रही है या नहीं, वे पूछते हैं प्राइस क्यों गिर रही है। क्या यह पैनिक सेलिंग है, क्या किसी न्यूज का रिएक्शन है, क्या यह प्रॉफिट बुकिंग है, क्या ये टेम्पोररी वीकनेस है, क्या सच में कंपनी का फाउंडेशन खराब हुए हैं। ध्यान दीजिए, प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्राइस नहीं देखता, कंटेक्स्ट देखता है। अब एक एडवांस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हर प्राइस मूवमेंट दो चीजों से बनती है, डिमांड और सप्लाई से। अगर बायर ज्यादा एग्रेसिव है तो प्राइस ऊपर जाएगी, और अगर सेलर ज्यादा एग्रेसिव है तो प्राइस नीचे जाएगी, सिंपल। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। कई बार सेलर्स पूरी ताकत लगा देते हैं, फिर भी प्राइस नीचे नहीं टिक पाती, और यहीं से शुरू होता है दोस्तों लोअर प्राइस रिजेक्शन। ठीक है, अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, एक प्रीमियम शूज ब्रांड जिसकी कीमत 8,000 रहती है, आज वो 5,000 के सेल में मिल रही है, तो अब क्या होगा? अचानक बायर बढ़ जाएंगे। क्यों? शू बदल गया? नहीं। ब्रांड बदल गया? नहीं। क्वालिटी बदल गई? नहीं। लेकिन प्राइस अब अट्रैक्टिव लग रही है, क्योंकि यह कम हो गई। यही दोस्तों डिमांड पैदा करती है। स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल वैसा। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, एक प्रीमियम शूज ब्रांड जिसकी कीमत 8,000 रहती है, आज वो 5,000 के सेल में मिल रही है, तो अब क्या होगा? अचानक बायर बढ़ जाएंगे। क्यों? शू बदल गया? नहीं। ब्रांड बदल गया? नहीं। क्वालिटी बदल गई? नहीं। लेकिन प्राइस अब अट्रैक्टिव लग रही है, क्योंकि यह कम हो गई। यही दोस्तों डिमांड पैदा करती है। स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन फर्क यह है कि यहाँ सेल बोर्ड नहीं लगता, यहाँ बायर्स अपनी बाइंग से बताते हैं कि उन्हें कौन सी प्राइस अट्रैक्टिव लग रही है। अब सवाल आता है कि प्राइस रिजेक्शन क्या होती है। बहुत सरल भाषा में समझिए, जब मार्केट किसी लोअर प्राइस पर जाने की कोशिश करता है, वहां बायर्स इतने मजबूत आ जाते हैं कि प्राइस ऊपर आ जाती है, तो उसे कहते हैं लोअर प्राइस रिजेक्शन। उसके विपरीत जब प्राइस ऊपर जा रही होती है और वो ऊपर का प्राइस लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसे जो है अपर प्राइस रिजेक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ दो बातें हुई। पहली, हम लोग लोअर प्राइस रिजेक्शन में बात करें तो यहाँ दो बातें हुई। पहली, सेलर्स प्राइस को नीचे ले गए। दूसरी, बायर्स ने उस लोअर प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, मार्केट ने लोअर प्राइस को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यही अधिकांश ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं लोअर प्राइस रिजेक्ट हुई है। हम लोग लोअर प्राइस रिजेक्शन में बात करें तो यहाँ दो बातें हुई। पहली, सेलर्स प्राइस को नीचे ले गए। दूसरी, बायर्स ने उस लोअर प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, मार्केट ने लोअर प्राइस को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यही अधिकांश ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं लोअर प्राइस रिजेक्ट हुई है, हैमर बना है, मतलब रिवर्सल हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आज हम इस पूरे चैप्टर को केवल कॉन्सेप्ट याद रख लें तो यही रखिएगा कि रिजेक्शन और रिवर्सल दोस्तों एक चीज नहीं होती है। रिजेक्शन एक कैंडल का कहानी है, और रिवर्सल दो तीन कैंडल, चार कैंडल के बाद की कहानी होती है। रिजेक्शन एक इवेंट है, रिवर्सल एक प्रोसेस है। रिजेक्शन एक ऑब्जर्वेशन है, रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद वाली मार्केट की स्ट्रक्चर है। और यही अंतर दोस्तों प्रोफेशनल ट्रेडर को अंतर बनाता है, अलग दिखाता है और प्रॉफिटेबल बनाता है। मैं आपसे एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूं, अगर किसी क्रिकेट मैच में पहली ओवर में ही एक शानदार सिक्स लग जाए तो क्या टीम मैच जीत जाएगी? नहीं। लेकिन यह एक पॉजिटिव सिग्नल है। बिल्कुल ठीक वही रिलेशन होता है रिजेक्शन का और रिवर्सल का। लॉन्ग लोअर वीक एक सिक्स है दोस्तों, ठीक है। अगर किसी क्रिकेट मैच में पहली ओवर में ही एक शानदार सिक्स लग जाए तो क्या टीम मैच जीत जाएगी? नहीं। लेकिन यह एक पॉजिटिव सिग्नल है। बिल्कुल ठीक वही रिलेशन होता है रिजेक्शन का और रिवर्सल का। लॉन्ग लोअर वीक एक सिक्स है दोस्तों, ठीक है, पूरा मैच नहीं है। यही कारण है प्रोफेशनल ट्रेडर्स वीक को देखकर एक्साइटेड नहीं होते हैं, बल्कि वे अगले ओवर्स में देखते हैं कि क्या हो रहा है, अगला ओवर्स भी अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगली कैंडल्स देखते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हैं और तभी डिसीजन लेते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा कि लोअर प्राइस रिजेक्शन का मतलब है मार्केट में लोअर प्राइस को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। लेकिन आखिर बायर उस समय अचानक एक्टिव क्यों हो गए? इंस्टीट्यूशनल वही बाइंग शुरू क्यों करते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में बेच रहे होते हैं? और लॉन्ग लोअर वीक बनने के दौरान वास्तव में बायर सेलर्स के दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसे हम लोग समझते हैं। हम लोग यहीं से प्राइस एक्शन साइकोलॉजी की असली मास्टर क्लास शुरू होती है दोस्तों। अब तक हमने समझ लिया है कि एक लोअर प्राइस रिजेक्शन क्या होती है। अब हमने यह भी समझ लिया है कि रिजेक्शन रिवर्सल दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन अब एक ऐसा सवाल समझते हैं जो शायद पूरे ट्रेडिंग करियर को बदल सकता है। आगे से प्राइस एक्शन साइकोलॉजी की असली मास्टर क्लास शुरू होती है दोस्तों। अब तक हमने समझ लिया है कि एक लोअर प्राइस रिजेक्शन क्या होती है। अब हमने यह भी समझ लिया है कि रिजेक्शन रिवर्सल दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन अब एक ऐसा सवाल समझते हैं जो शायद पूरे ट्रेडिंग करियर को बदल सकता है। आखिर बायर उसी समय क्यों एक्टिव हो जाते हैं जब पूरी दुनिया बेच रही होती है? यही सवाल है जो प्रोफेशनल ट्रेडर को रिटेल ट्रेडर से अलग करती है। अब पहले ऑक्शन की तरह समझते हैं, ठीक है, मार्केट को एक ऑप्शन की तरह समझते हैं, ठीक है। अधिकांश लोग मार्केट को केवल चार्ट देखते हैं, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज, आरएसआई,
लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को सबसे पहले ऑप्शन की तरह देखता है। कल्पना कीजिए आप किसी ऑप्शन होल में बैठे हैं, पेंटिंग की बोली लग रही है, शुरुआती कीमत 10 लाख रुपए से होती है, फिर 11 लाख कोई बोलता है, फिर 12 लाख बोलता है, फिर 13, फिर अचानक कोई 14 लाख 14 लाख देने को तैयार नहीं होता। अब क्या हुआ, ऑप्शन वहीं रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि 14 लाख की प्राइस एक्सेप्ट नहीं की गई और यही प्राइस रिजेक्शन। अब इसके उलट पेंटिंग की बोली नीचे जाती आती जाती है, पहले 10 लाख, फिर 9 लाख, फिर 8 लाख। अब अचानक ऑप्शन वहीं रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि 14 लाख की प्राइस एक्सेप्ट नहीं की गई और यही प्राइस रिजेक्शन। अब इसके उलट पेंटिंग की बोली नीचे जाती आती जाती है, पहले 10 लाख, फिर 9 लाख, फिर 8 लाख। अब अचानक 5 बायर्स एक साथ 8 लाख पर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब क्या हुआ, मार्केट ने कहा हम इतनी कम कीमत हमें स्वीकार नहीं है। यही लोअर प्राइस रिजेक्शन है दोस्तों। मार्केट में प्राइस कौन तय करता है? बहुत से लोग सोचते हैं प्राइस बायर्स तय करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं सेलर्स तय करते हैं, लेकिन सच इसके पीछे ये है, प्राइस ना बायर्स अकेले तय करता है, ना ही सेलर्स अकेले तय करता है। प्राइस तय होती है उनकी एग्रीमेंट से, जहां बायर्स सेलर्स दोनों तैयार हो जाए वही ट्रेड होता है। लेकिन जब बायर्स किसी प्राइस को आकर्षक मानने लगते हैं तो डिमांड बढ़ने लगती है और यही लोअर प्राइस रिजेक्ट होने लगती है। अब बायर्स के दिमाग में चलते हैं कि सोचिए जो है क्या चल रहा होगा। कल्पना कीजिए एक बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी पिछले 6 महीनों से एक स्टॉक को ट्रैक कर रही है। रिसर्च टीम ने एनालिसिस किया, मैनेजमेंट की मीटिंग हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी गई, इंडस्ट्री का स्टडी हुआ, रिसर्च चली कि यह प्राइस रिजेक्ट होने लगती है। अब बायर्स के दिमाग में चलते हैं कि सोचिए जो है क्या चल रहा होगा। कल्पना कीजिए एक बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी पिछले 6 महीनों से एक स्टॉक को ट्रैक कर रही है। रिसर्च टीम ने एनालिसिस किया, मैनेजमेंट की मीटिंग हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी गई, इंडस्ट्री का स्टडी हुआ, रिसर्च चली कि यह स्टॉक 420 से 430 के आसपास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है, अट्रैक्टिव रहेगी। अब मार्केट धीरे धीरे गिरते गिरते उस जोन में पहुंच जाती है। रिटेल ट्रेडर्स क्या सोच रहा है, स्टॉक टूट रहा है, सेल कर दो। लेकिन फंड मैनेजर्स क्या सोच रहा है, क्योंकि अब हमारे बाइंग जोन में आना शुरू हो गई है तो हम इसे खरीदेंगे। ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन पैनिक में नहीं, प्लानिंग के साथ खरीदते हैं। रिटेल ट्रेडर्स न्यू देखकर डिसीजन लेता है, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च देखकर डिसीजन लेता है। रिटेल ट्रेडर्स फेयर्स देखकर बेचता है, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूएशन देख के खरीदता है। रिटेल ट्रेडर्स घबरा कर बेच देते हैं, रिटेल ट्रेडर्स अच्छे प्राइस को देख के मुस्कुराता है। ध्यान रखिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टीट्यूशंस हमेशा सही होते हैं, वे गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उनका डिसीजन प्रोसेस इमोशन पे नहीं, एक एनालिसिस पे आधारित होता है, एक प्रोसेस पे आधारित होता है। जब आप खुद को जब इंस्टीट्यूशंस की जगह पे रख, ध्यान रखिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टीट्यूशंस हमेशा सही होते हैं, वे गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उनका डिसीजन प्रोसेस इमोशन पे नहीं, एक एनालिसिस पे आधारित होता है, एक प्रोसेस पे आधारित होता है। जब आप खुद को जब इंस्टीट्यूशंस की जगह पे रख के एक प्रोसेस के आधार पर अपना डिसीजन लेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि यदि इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं तो प्राइस तुरंत ऊपर क्यों नहीं चली जाती है। अब बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसे समझते हैं हम लोग। मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन को 20 लाख शेयर की जरूरत है, अगर वो एक ही ऑर्डर में बाय करे तो क्या होगा, प्राइस बहुत तेजी से ऊपर चली जाएगी और उसे एवरेज प्राइस से बहुत ज्यादा महंगी मिलेगी शेयर। इसीलिए इंस्टीट्यूशन धीरे 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 खरीदते हैं और मार्केट में रिटेल ट्रेडर बेच रहे होते हैं और इंस्टीट्यूशन उसको बाय करके एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन को एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं। एक बड़े वाटर टैंक में लगातार पानी निकल रहा है, लेकिन उसी समय नीचे से एक छोटी सी पाइप उतनी ही तेजी से पानी भर रहा है। दूर से देखने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, टैंक खाली हो रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, टैंक उतनी तेजी से खाली नहीं हो रहा क्योंकि कोई लगातार पानी भर रहा है। मार्केट में भी यही होता है, नीचे भी समझ लेते हैं। एक बड़े वाटर टैंक में लगातार पानी निकल रहा है, लेकिन उसी समय नीचे से एक छोटी सी पाइप उतनी ही तेजी से पानी भर रहा है। दूर से देखने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, टैंक खाली हो रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, टैंक उतनी तेजी से खाली नहीं हो रहा क्योंकि कोई लगातार पानी भर रहा है। मार्केट में भी यही होता है, रिटेल ट्रेडर्स लगातार बेच रहे होते हैं, लेकिन कोई बड़ी बाइंग उस सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रही होती है। यही कारण है कई बार चार्ट वीक दिखाई देता है, लेकिन मार्केट के अंदर ओनरशिप बदल रहा होता है, वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में स्ट्रॉन्ग शेयर ट्रांसफर हो रहा होता है। अब एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को 500 रुपए पे खरीदा, जब वो 430 पे चला गया तो आप क्या सोचेंगे, अगर 500 पे नहीं बेचा तो अब 430 पर क्यों बेचूं। कुछ लोग होल्ड करेंगे, कुछ लोग एवरेज करेंगे और कुछ लोग पैनिक में सेल कर देंगे। यानी एक ही प्राइस है लेकिन 3 डिसीजन हो गया, पहले ने होल्ड कर लिया, दूसरे ने एवरेज कर लिया और खरीद लिया, और तीसरे ने सेल कर दिया। ठीक है। इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि हर ट्रेडर की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, इसलिए उनका डिसीजन भी अलग होता है। इसीलिए मार्केट कभी भी पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं होती। यही कारण है कि 100% कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होती। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी और तीसरे ने सेल कर दिया। ठीक है। इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि हर ट्रेडर की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, इसलिए उनका डिसीजन भी अलग होता है। इसीलिए मार्केट कभी भी पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं होती। यही कारण है कि 100% कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होती। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इस बात को जानते हैं, स्मार्ट मनी इस बात को समझती है, इसीलिए वे प्रिडिक्शन से नहीं प्रोबेबिलिटी से मार्केट में काम करते हैं। अब कैंडल स्टिक हमें क्या बताते हैं, याद रखिए हमने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में क्या सीखा था कि लार्ज ग्रीन बॉडी बायर्स की डोमिनेंस दिखाती है और स्ट्रॉन्ग बीयरिश कैंडल सेलर्स की डोमिनेंस दिखाती है। लेकिन
लॉन्ग लोअर वीक क्या बताती है दोस्तों? लॉन्ग लोअर वीक बताती है कि आज सेलर्स प्राइस नीचे तो ले गए लेकिन वहां टिक नहीं पाए। यही सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, कैंडलस्टिक फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करती है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यह बताने लगते हैं कि मार्केट किस दिशा में बढ़ने की संभावना लग रही है। संभावना, गारंटी नहीं। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की भाषा है। अब एक बिगिनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप सबसे पहले पैटर्न याद मत कीजिए, आप उसकी पहले की साइकोलॉजी समझिए, चार्ट पर उस कॉन्सेप्ट को खोजिए, उसके बाद कम से कम संभावना, गारंटी नहीं। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की भाषा है। अब एक बिगिनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप सबसे पहले पैटर्न याद मत कीजिए, आप उसकी पहले की साइकोलॉजी समझिए, चार्ट पर उस कॉन्सेप्ट को खोजिए, उसके बाद कम से कम पेपर ट्रेडिंग कीजिए कुछ समय तक। आपके डिसीजन को रिकॉर्ड कीजिए, गलतियां लिखिए, रिव्यू कीजिए। जब कंसिस्टेंसी आने लगे फिर रियल मनी से ट्रेडिंग शुरू कीजिए, वो भी कैपिटल छोटा रखिए, क्योंकि बिगिनर्स को लॉस दोस्तों जल्दी लगता है, और जब आपका कैपिटल ग्रो होने लगे तब आप अपना कैपिटल बढ़ाइए। ठीक है, यही प्रोफेशनल लर्निंग प्रोसेस है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट भी हमारे वीडियो को देखेंगे, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, फिर छोटे पैसे से जो है मार्केट में उतरिए, फिर जो है आप अपना कैपिटल बढ़ाइए धीरे धीरे। अब तक हमने सीख लिया है प्राइस केवल ऊपर नीचे नहीं जाती, हर मूव के पीछे बायर सेलर का डिसीजन रहता है। लोअर प्राइस रिजेक्शन बताती है कि हमें लोअर लेवल पर बायर्स मौजूद है। ठीक है, और लोअर प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन क्या हर लॉन्ग लोअर वीक्स तक हमने सीख लिया है प्राइस केवल ऊपर नीचे नहीं जाती, हर मूव के पीछे बायर सेलर का डिसीजन रहता है। लोअर प्राइस रिजेक्शन बताती है कि हमें लोअर लेवल पर बायर्स मौजूद है। ठीक है, और लोअर प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन क्या हर लॉन्ग लोअर वीक समान होती है? क्या हर लोअर प्राइस रिजेक्शन पावरफुल होती है? क्या कुछ रिजेक्शन स्ट्रांग होती है या कुछ बिल्कुल वीक? क्या वॉल्यूम का भी इसमें कोई रोल रहता है? क्या ट्रेंड भी महत्वपूर्ण है? इन सब सवाल का जवाब, और सबसे बड़ा सवाल, किस रिजेक्शन के बाद वास्तव में एंट्री लेने की संभावना बेहतर बनती है, यही हम लोग अब समझने वाले हैं। क्योंकि अब तक हमने लॉन्ग लोअर वीक का फाउंडेशन बना लिया है। ठीक है, अब एक प्रोफेशनल एनालिसिस शुरू होने वाली। लॉन्ग लोअर वीक का मतलब है दोस्तों लोअर प्राइस रिजेक्शन। ठीक है, मार्केट ने किसी प्राइस को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन क्या हर रिजेक्शन समान होती है? बिल्कुल नहीं। यहीं से प्रोफेशनल ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर्स की सोच अलग होने लगती है। रिटेल ट्रेडर्स वीक को देख के सोचता है। लॉन्ग लोअर वीक का मतलब है दोस्तों लोअर प्राइस रिजेक्शन। ठीक है, मार्केट ने किसी प्राइस को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन क्या हर रिजेक्शन समान होती है? बिल्कुल नहीं। क्या हर रिजेक्शन समान होती है? बिल्कुल नहीं। यहीं से प्रोफेशनल ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर्स की सोच अलग होने लगती है। रिटेल ट्रेडर्स वीक को देख के सोचता है, वीक देखता है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स वीक के पीछे की कहानी पढ़ता है। अब एक सवाल पूछता हूँ, कल्पना कीजिए दो अलग अलग चार्ट्स हैं। चार्ट्स पर बिल्कुल एक जैसी लॉन्ग लोअर वीक बनी है, से भी एक जैसी, बॉडी भी समान, लोअर वीक भी लगभग समान, तो क्या दोनों ट्रेड एक जैसे होंगे? अधिकांश बिगिनर्स कहेंगे हाँ। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहेगा पहले कंटेस्ट दिखाइए। कंटेस्ट में क्या चेक करना है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। यही प्रोफेशनल थिंकिंग है। पहला चार्ट देखते हैं। स्टॉक पिछले महीने 3 महीने से लगातार डाउन ट्रेंड में है। अब प्राइस मेजर सपोर्ट जोन के पास आ गई है। यहीं से पिछली बार भी बायर्स आए थे, और आज मार्केट नीचे खुली, सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेला, लेकिन अचानक स्ट्रॉन्ग बाइंग शुरू हो गई और क्लोजिंग लगभग डे हाई के पास हुई। अब आप खुद सोचिए, यह एक लॉन्ग लोअर वीक पहले लोअर वीक की ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ यह कोई रैंडम जगह पे नहीं बनी है, एक महत्वपूर्ण लोकेशन पे बनी है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर वही लॉन्ग लोअर वीक, लेकिन इस बार पूरी चार्ट साइडवेज है, कोई ट्रेंड नहीं है, कोई महत्वपूर्ण सपोर्ट नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है। इस बीच में एक वीक बन गई। अब क्या यह उतनी ही पावरफुल है? तो शायद नहीं। यही कारण है प्रोफेशनल ट्रेडर्स कंटेस्ट को किंग मानते हैं और कंटेस्ट के साथ ही उसे ट्रेड करते हैं। कैंडल स्टिक एक कैरेक्टर है दोस्तों, पूरी स्टोरी नहीं है। अब इसे ट्रेंड के साथ जोड़ के देखते हैं। अब यह पूरा मास्टर क्लास बार बार एक बात सिखा रहा है, ट्रेंड सबसे पहले, कैंडल स्टिक उसके बाद। क्यों? क्योंकि ट्रेंड आपको बताता है मार्केट या उतनी ही पावरफुल है। तो शायद नहीं। यही कारण है प्रोफेशनल ट्रेडर्स कंटेस्ट को किंग मानते हैं और कंटेस्ट के साथ ही उसे ट्रेड करते हैं। कैंडल स्टिक एक कैरेक्टर है दोस्तों, पूरी स्टोरी नहीं है। अब इसे ट्रेंड के साथ जोड़ के देखते हैं। अब यह पूरा मास्टर क्लास बार बार एक बात सिखा रहा है, ट्रेंड सबसे पहले, कैंडल स्टिक उसके बाद। क्यों? क्योंकि ट्रेंड आपको बताता है मार्केट किस दिशा में चल रही है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का एक गोल्डन रूल है कि इन द अप ट्रेंड फाइंड बाइंग अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर मार्केट पहले से हायर हाई लोज बना रही है तो हमें बाइंग्स के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि ट्रेंड्स बायर्स के पक्ष में। दूसरा रूल ये है कि इन द डाउन ट्रेंड फाइंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज बना रही है तो हमें सेलिंग के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि ट्रेंड सेलर्स के पक्ष में। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रेंड्स आपका सबसे बड़ा फिल्टर है,
लेकिन फिर हैमर और लो रिजेक्शन क्यों सीख रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल। क्योंकि मार्केट हमेशा ट्रेंड में नहीं रहती है, कभी कभी ट्रेंड बदलती भी है, लेकिन ट्रेंड बदलने से पहले मार्केट को संकेत देती है। उसमें से एक है प्राइस रिजेक्शन। ध्यान दीजिएगा, रिजेक्शन ट्रेंड चेंज नहीं है, लेकिन ट्रेंड चेंज की शुरुआत हो सकती है। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। अब एक प्रोफेशनल चार्ट ट्रेडिंग सीखते हैं। कल्पना कीजिए आप चार्ट खोलते हैं और पहले आपको क्या देखना चाहिए? इंडिकेटर, आरएसआई, मैकडी या ट्रेंड। तो सबसे पहले ट्रेंड देखना चाहिए, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना चाहिए, फिर मार्केट स्ट्रक्चर देखना चाहिए, और उसके बाद फिर कैंडलस्टिक देखना चाहिए। ठीक है, यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। अब एक प्रोफेशनल चार्ट ट्रेडिंग सीखते हैं। कल्पना कीजिए आप चार्ट खोलते हैं और पहले आपको क्या देखना चाहिए? इंडिकेटर, आरएसआई, मैकडी, इंडिकेटर, आरएसआई, मैकडी या ट्रेंड। तो सबसे पहले ट्रेंड देखना चाहिए, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना चाहिए, फिर मार्केट स्ट्रक्चर देखना चाहिए, और उसके बाद फिर कैंडलस्टिक देखना चाहिए। ठीक है, यही दोस्तों प्रोफेशनल ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में ट्रेड करने के बाद आपकी प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाती है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अधिकांश ट्रेडर्स क्या करते हैं? प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाती है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अधिकांश ट्रेडर्स क्या करते हैं? चार्ट खोला, हैमर देखा, बाय कर लिया। ये गलती जो है दोस्तों प्रोबेबिलिटी कम करती है और लॉस होने की संभावना बढ़ती है इससे। एंट्री हमें कब लेनी चाहिए? अब शायद पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यह देखकर क्या देखकर पता चलता है कि प्राइस आज बढ़ सकती है? लोअर प्राइस रिजेक्शन, लॉन्ग लोअर वीक, डिमांड जोन, सपोर्ट। ठीक है, ये सभी हमें बताते हैं कि बायर सक्रिय हो रहे हैं, मतलब ऊपर जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन क्या देखकर कंफर्म होता है कि अब एंट्री लेने का समय हो गया है? तो मतलब कंफर्म करने के लिए हम कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। जब मार्केट रिजेक्शन के बाद अगले एक्शन में बायर की ताकत साबित कर देती है, जैसे किसी लॉन्ग लोअर वीक के बाद, हैमर कैंडल के बाद अगर बुलिश कैंडल बन जाए, तो हम उसे जो है कंफर्मेशन मानेंगे। ठीक है, और इसे रिजेक्शन के बाद पहला कंफर्मेशन का एविडेंस मानेंगे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न का असली काम क्या है दोस्तों? कैंडलस्टिक पैटर्न भविष्य नहीं बताती। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न हमें पहले संकेत देती है कि आगे किस दिशा में मार्केट बढ़ सकती है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि संकेत देती है, यहां संभावना की बात हो रही है, यहां गारंटी की बात नहीं हो रही। अगर ट्रेंड कंटेस्ट मार्केट स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? कैंडलस्टिक पैटर्न भविष्य नहीं बताती। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न हमें पहले संकेत देती है कि आगे किस दिशा में मार्केट बढ़ सकती है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि संकेत देती है, यहां संभावना की बात हो रही है, यहां गारंटी की बात नहीं हो रही। अगर ट्रेंड कंटेस्ट मार्केट स्ट्रक्चर और कंफर्मेशन सभी एक दिशा में हो तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। और प्रोबेबिलिटी को समझते हैं, मान लीजिए आपके पास एक दिशा में हो तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। और प्रोबेबिलिटी को समझते हैं, मान लीजिए आपके पास एक सेटअप है जो लंबे समय में लगभग 80% ट्रेड्स में सफल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगला ट्रेड भी जरूर सफल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग में हर ट्रेड का ट्रेडिंग हर ट्रेड का खेल नहीं है। हर ट्रेड का ट्रेडिंग हर ट्रेड का खेल नहीं है। ट्रेडिंग शॉर्ट ट्रेड का खेल है। प्रोफेशनल ट्रेडर इसी तरह सोचते हैं। याद रखिए, 100% एक्यूरेसी मार्केट में किसी के पास नहीं होती है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर कुछ ट्रेड्स गलत भी हो जाए तो कंट्रोल रिस्क पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को सुरक्षित रखता है। इसलिए अनुभवी ट्रेडर्स कहते हैं प्रॉफिट स्ट्रेटेजी कमाती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको मार्केट में टिकाए रखती है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपसे एक सलाह देना चाहूंगा कि जल्दी मत कीजिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, बायर्स और सेलर्स क्या सोचते हैं इसे समझिए, प्राइस क्यों रिजेक्ट होती है इसे समझिए, ट्रेंड कैसे बनता है इसे समझिए, फिर चार्ट पर पैटर्न खोजिए। लेकिन तुरंत रियल मनी से ट्रेडिंग स्टार्ट मत कीजिए। पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, अपने रूल्स लिखिए, कहाँ आपको जो है सफलता मिल रही है, कहाँ आप कमजोर पड़ रहे हैं, उसे जो है अपनी गलती। चार्ट पर पैटर्न खोजिए, लेकिन तुरंत रियल मनी से ट्रेडिंग स्टार्ट मत कीजिए। पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, अपने रूल्स लिखिए, कहाँ आपको जो है सफलता मिल रही है, कहाँ आप कमजोर पड़ रहे हैं, उसे जो है अपनी गलतियों को सुधार कीजिए, उसको रिव्यू कीजिए। जब लगातार सही डिसीजन आने लगे तब धीरे धीरे रियल कैपिटल से शुरुआत कीजिए। यही प्रोफेशनल लर्निंग प्रोसेस है दोस्तों। अब इस चैप्टर को हम लोग समराइज कर लेते हैं। आज हमने प्राइस एक्शन का सबसे महत्वपूर्ण फाउंडेशन में यह सीखा। हमने सीखा कि लोअर प्राइस रिजेक्शन क्या होती है, हमने सीखा रिजेक्शन और रिवर्सल दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हमने सीखा कि लॉन्ग लोअर वीक केवल बायर्स की वापसी नहीं बल्कि सेलर्स की फेलियर भी दिखाती है। हमने समझा कि कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर अकेले डिसीजन नहीं लिया जाता, उसके साथ कंटेस्ट, ट्रेंड, सपोर्ट, मार्केट स्ट्रक्चर और कंफर्मेशन देखा जाता है, और इन सभी को साथ में पढ़ना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमने सीखा कि कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर प्रिडिक्शन नहीं करता बल्कि प्रोबेबिलिटी के आधार पर डिसीजन लेता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई दोस्तों। अगर मार्केट नीचे की प्राइस को रिजेक्ट कर सकता है तो क्या ऊपर के प्राइस को रिजेक्ट नहीं कर सकता? जब बायर्स बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और सेलर धीरे धीरे मार्केट में वापस आने लगते हैं, तो चार्ट पे क्या दिखाई देता है? क्या हर लॉन्ग अपर वीक कमजोरी दिखाती है या कई बार केवल प्रॉफिट बुकिंग दिखाती है? यही हम अगले चैप्टर में सीखने वाले हैं, प्राइस रिजेक्शन एट हायर लेवल। और यहीं से दोस्तों बायर साइकोलॉजी से सेलर साइकोलॉजी की यात्रा शुरू होगी। ठीक है,
पिछले चैप्टर में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीख लिया है, प्राइस रिजेक्शन एट लोअर लेवल। ठीक है, हमने क्या सीख लिया है? प्राइस रिजेक्शन एट लोअर लेवल। हमने देखा कि जब मार्केट किसी प्राइस को बेल प्रॉफिट बुकिंग दिखाती है, यही हम अगले चैप्टर में सीखने वाले हैं, प्राइस रिजेक्शन एट हायर लेवल। और यहीं से दोस्तों बायर साइकोलॉजी से सेलर साइकोलॉजी की यात्रा शुरू होगी। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीख लिया है, प्राइस रिजेक्शन एट लोअर लेवल। ठीक है, हमने क्या सीख लिया है? प्राइस रिजेक्शन एट लोअर लेवल। हमने देखा कि जब मार्केट किसी प्राइस को बहुत सस्ता मानने लगती है तो बायर सक्रिय हो जाते हैं, डिमांड बढ़ती है, प्राइस सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे ऑब्जर्व होने लगता है और कई बार प्राइस ऊपर जाने लगती है। लेकिन मार्केट केवल नीचे के प्राइस को रिजेक्ट नहीं करती है, बल्कि मार्केट ऊपर के प्राइस को भी रिजेक्ट करती है। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए ये दोनों रिजेक्शन को समझना उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना कितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना। ठीक है, अब इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा हो तो इसका मतलब क्या है? वो हमेशा ही ऊपर जाता रहेगा? बिल्कुल नहीं। मार्केट में कोई भी ट्रेंड हमेशा नहीं चलता। हर ट्रेंड एक समय के बाद या तो स्लो होता है, या कंसोलिडेट होता है, या तो रिवर्स होता है। लेकिन ट्रेंड बदलने से पहले मार्केट हमें कुछ कुछ संदेश देती है कैंडल स्टिक में। हम उन्हीं संदेशों को कहते हैं, उन्हीं संदेशों में से एक है हायर प्राइस रिजेक्शन। यूट्यूब को दोस्तों आपको इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी कैंडल स्टिक पे। कोई कहेगा लॉन्ग लोअर विक जब दिखे तो सेल कर दीजिए, बड़ी रेड बॉडी दिखे तो सेल कर दीजिए, कोई बोलेगा शूटिंग स्टार बन जाए तो मार्केट क्रैश होगी, या तो रिवर्स होता है। लेकिन ट्रेंड बदलने से पहले मार्केट हमें कुछ कुछ संदेश देती है कैंडल स्टिक में। हम उन्हीं संदेशों को कहते हैं, उन्हीं संदेशों में से एक है हायर प्राइस रिजेक्शन। यूट्यूब को दोस्तों आपको इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी कैंडल स्टिक पे। कोई कहेगा लॉन्ग लोअर विक जब दिखे तो सेल कर दीजिए, बड़ी रेड बॉडी दिखे तो सेल कर दीजिए, कोई बोलेगा शूटिंग स्टार बन जाए तो मार्केट क्रैश होगी। लेकिन एक्चुअल में प्रोफेशनल ट्रेडिंग कैसे की जाती है आज हम लोग वही समझेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ देखकर डिसीजन नहीं लेते हैं, वे साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वो कंटेस्ट पढ़ते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस चैप्टर को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के बाद लॉन्ग अपर वीक आपको केवल एक लाइन नहीं दिखेगी, उसके पीछे की बायर्स का डर दिखेगा, सेलर्स का कॉन्फिडेंस दिखेगा, प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, उसमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी दिखेगी और मार्केट की साइकोलॉजी दिखेगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, मान लीजिए एक स्टॉक पिछले कई हफ्तों से लगातार ऊपर जा रहा है, 500, 530, 600, 690, 620, हर डीप पर बाइंग आ रही है, पॉजिटिव न्यूज है और बढ़ रहा है, हर कोई कह रहा है कि स्टॉक और भी ऊपर जाएगा। अब ऐसे समय पे रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचता है? अब बाय करना चाहिए या मौका निकल जाएगा? आज नहीं खरीदा तो शायद फिर कभी यह मौका नहीं मिले, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट एक्टिवेट होता है। यही साइकोलॉजी मार्केट के अंतरिम चरणों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन यही प्रोफेशनल ट्रेडर्स दोस्तों अलग सोचते हैं, वे पूछते हैं क्या प्राइस अभी भी अट्रैक्टिव है या मार्केट थोड़ी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गई है। यही डिफरेंस है रिटेल ट्रेडर्स में और प्रोफेशनल थिंकिंग में। प्राइस देखकर एक्साइटेड होता है रिटेल ट्रेडर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स आज नहीं खरीदा तो शायद फिर कभी यह मौका नहीं मिले, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट एक्टिवेट होता है। यही साइकोलॉजी मार्केट के अंतरिम चरणों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन यही प्रोफेशनल ट्रेडर्स दोस्तों अलग सोचते हैं, वे पूछते हैं क्या प्राइस अभी भी अट्रैक्टिव है या मार्केट थोड़ी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गई है। यही डिफरेंस है रिटेल ट्रेडर्स में और प्रोफेशनल थिंकिंग में। प्राइस देखकर एक्साइटेड होता है रिटेल ट्रेडर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिस्क देखकर शांत होता है। अब एक सरल उदाहरण से लेते हैं। कल्पना कीजिए आप एक अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू लगभग 80 लाख है, लेकिन सेलर कहता है मुझे 1 करोड़ 10 लाख चाहिए। तो अब क्या होगा? शायद बहुत कम बायर्स आएंगे, कुछ लोग देखेंगे लेकिन डील नहीं करेंगे। धीरे धीरे सेलर्स को प्राइस कम करनी पड़ेगी। क्या अपार्टमेंट खराब था? नहीं। क्या लोकेशन बदल गई? नहीं। मार्केट ने केवल इतना कहा कि ऊंची प्राइस ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो चलिए समझते हैं हायर प्राइस रिजेक्शन क्या होती है। बहुत सरल भाषा में समझिए, जब बायर्स प्राइस को लगातार ऊपर ले जाते हैं और किसी लेवल पर सेलर्स इतने एक्टिव हो जाते हैं कि प्राइस ऊपर नहीं टिक पाती और वापस नीचे आने लगती है, तो उसे कहते हैं हम लोग हायर प्राइस रिजेक्शन। ध्यान दीजिए, प्राइस ऊपर गई थी लेकिन मार्केट ने उस हायर प्राइस को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया और हायर प्राइस में रिजेक्शन आया। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती करती है बहुत सारे ट्रेडर। जब हायर प्राइस रिजेक्शन देखते हैं, लॉन्ग अपर वीक या कोई बड़ी बीरिश कैंडल देखते हैं, तो कहते हैं सेल कर दो, ट्रेंड खत्म हो गया, मार्केट अब गिरेगी। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले चैप्टर में कहा था कि लोअर प्राइस रिजेक्शन हमेशा रिवर्सल नहीं होती है, उसी तरह हायर प्राइस रिजेक्शन भी हमेशा डाउन ट्रेंड नहीं बनती या केवल प्राइस में रिजेक्शन आया। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती करती है बहुत सारे ट्रेडर। जब हायर प्राइस रिजेक्शन देखते हैं, लॉन्ग अपर वीक या कोई बड़ी बीरिश कैंडल देखते हैं, तो कहते हैं सेल कर दो, ट्रेंड खत्म हो गया, मार्केट अब गिरेगी। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले चैप्टर में कहा था कि लोअर प्राइस रिजेक्शन हमेशा रिवर्सल नहीं होती है, उसी तरह हायर प्राइस रिजेक्शन भी हमेशा डाउन ट्रेंड नहीं बनती। यह केवल एविडेंस है, कंफर्मेशन भी बाकी है।
अब एक एडवांस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मार्केट ऊपर क्यों रुकती है? क्या सेलर अचानक बहुत पावरफुल हो जाते हैं? कभी कभी हाँ, लेकिन हमेशा नहीं। कई बार मार्केट इसलिए रुकती है क्योंकि बायर्स की एग्रेसिवनेस कम हो जाती है, बायर्स थकने लगते हैं। ध्यान दीजिए, सेलिंग बढ़ना और बायर का कम होना दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों का रिजल्ट प्राइस नीचे ला सकता है। यही कॉन्सेप्ट है। अधिकांश ट्रेडिंग बुक में इसे ठीक से समझाया नहीं जाता है, अधिकांश यूट्यूब वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाता है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर एक मैराथन रनर पूरी रेस में सबसे आगे दौड़ रहा हो लेकिन फिनिश लाइन से पहले उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगे, तो क्या इसका मतलब है वो हार गया? नहीं, लेकिन यह सिग्निफाई करती है कि अब ताकत पहले जैसी नहीं रही। ठीक है। मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद कई बार बायर्स थकने लगते हैं, कई बार बाइंग कम होने लगती है। यही बायर्स की थकावट की शुरुआत होती है और ट्रेंड रिवर्सल बनता है। ट्रेंड रिवर्सल और बायर एग्जॉशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। बायर एग्जॉशन वीकनेस दिखाता है और ट्रेंड बदल जाना एग्जॉशन के बाद होता है, जब उसमें सेलर अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। अब थकने लगते हैं, कई बार बाइंग कम होने लगती है। यही बायर्स की थकावट की शुरुआत होती है और ट्रेंड रिवर्सल बनता है। ट्रेंड रिवर्सल और बायर एग्जॉशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। बायर एग्जॉशन वीकनेस दिखाता है और ट्रेंड बदल जाना एग्जॉशन के बाद होता है, जब उसमें सेलर अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। अब तक हमने सीखा है कि हायर प्राइस रिएक्शन का मतलब है मार्केट ने उचित प्राइस को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब हम लोग समझेंगे बायर्स क्यों थकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग वास्तव में क्या होती है, इंस्टीट्यूशंस कब सेलिंग शुरू करते हैं और कब केवल बाइंग बंद कर देते हैं तो प्राइस गिरने लगता है, और लॉन्ग अपर वीक बनने के दौरान वास्तव में बायर्स और सेलर दिमाग में क्या चल रहा होता है, इसे हम लोग आगे सीखेंगे। और यकीन मानिए, यहीं से सेलर की साइकोलॉजी की असली मास्टर क्लास शुरू होती है। ठीक है। अब तक हमने समझ लिया है कि हायर प्राइस रिजेक्शन क्या होती है, लेकिन अब पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल को समझते हैं। जब प्राइस ऊपर से रिजेक्ट होती है तो वास्तव में मार्केट के अंदर चल क्या रहा होता है? चार्ट पर केवल हमें एक कैंडल दिखाई देता है, लेकिन उस कैंडल के पीछे हजारों ट्रेडर्स के फैसले, लाखों शेयर्स की बाइंग और सेलिंग और करोड़ रुपए का कैपिटल काम कर रहा है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैंडल नहीं पढ़ते, मार्केट की साइकोलॉजी पढ़ते हैं। सबसे पहले चलिए बायर्स के दिमाग को समझते हैं। कल्पना कीजिए, किसी स्टॉक को आपने 500 पे खरीदा और कुछ दिनों में 540, 570, फिर 600 आपके पोर्टफोलियो में अच्छा प्रॉफिट दिखाई देने लगा। तो आपके दिमाग में दो तीन बातें चल सकती है। पहली आवाज आती है ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, होल्ड पर। दूसरी आवाज आती है इतना प्रॉफिट मिल चुका है, यहीं से वापस ना चला जाए। ठीक है। यहीं से दोस्तों मार्केट साइकोलॉजी बदलनी शुरू होती है। कुछ ट्रेडर्स होल्डिंग जारी रखते हैं ना, कि किसी स्टॉक को आपने 500 पे खरीदा और कुछ दिनों में 540, 570, फिर 600 आपके पोर्टफोलियो में अच्छा प्रॉफिट दिखाई देने लगा। तो आपके दिमाग में दो तीन बातें चल सकती है। पहली आवाज आती है ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, होल्ड पर। दूसरी आवाज आती है इतना प्रॉफिट मिल चुका है, यहीं से वापस ना चला जाए। ठीक है। यहीं से दोस्तों मार्केट साइकोलॉजी बदलनी शुरू होती है। कुछ ट्रेडर्स होल्डिंग जारी रखते हैं, कुछ पार्सल प्रॉफिट बुक करते हैं और कुछ पोजीशन एग्जिट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें से कोई भी ट्रेडर जरूरी नहीं कि बेस हो गया हो, लेकिन केवल रिस्क मैनेज कर रहा है। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग का हिस्सा है दोस्तों। अब इसके बाद लेट बायर्स को समझते हैं, जो सबसे दिलचस्प साइकोलॉजी शुरू होती है यहाँ पे मार्केट की। स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, न्यूज पॉजिटिव है, एक्सपर्ट नए टारगेट दे रहे हैं। अब वे लोग जिन्होंने शुरुआत में बाइंग नहीं की थी वो धीरे धीरे बेचैन होने लगते हैं। वे सोचते हैं काश मैंने पहले खरीद लिया था तो आज इतना प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है। और अगर आज मैंने नहीं खरीदा तो मौका शायद हाथ से निकल जाएगा। और यही होता है फोमो, लोग फोमो फिर बाइंग करने लगते हैं, और ये अक्सर होता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंतिम चरण में। ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस क्या सोच रहे होते हैं? इंस्टीट्यूशन थिंकिंग शुरू होती है। इंस्टीट्यूशन यानी पूछता स्टॉक ऊपर जा रहा है, वह पूछता है या प्राइस पर रिस्क रिवार्ड रेडियो हमारे पक्ष में है कि नहीं, रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे पक्ष में है कि नहीं। जवाब अगर हाँ है तो बाइंग जारी रखता है, अगर नहीं है तो बाइंग रोक देता है या कुछ क्वांटिटी धीरे से बेच देता है। ध्यान रखिए कि इंस्टीट्यूशन का सेलिंग करना भी जरूरी नहीं, कई बार केवल बाइंग रुक जाना ही मार्केट की गति बदल देता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब बायर एग्जॉस्शन को समझते हैं, बहुत बहुत सरल भाषा में। एग्जॉस्ट हो जाना मतलब थक जाना। जवाब अगर हाँ है तो बाइंग जारी रखता है, अगर नहीं है तो बाइंग रोक देता है या कुछ क्वांटिटी धीरे से बेच देता है। ध्यान रखिए कि इंस्टीट्यूशन का सेलिंग करना भी जरूरी नहीं, कई बार केवल बाइंग रुक जाना ही मार्केट की गति बदल देता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब बायर एग्जॉस्शन को समझते हैं, बहुत बहुत सरल भाषा में। एग्जॉस्ट हो जाना मतलब थक जाना। ठीक है। एक मैराथन रनर लगातार दौड़ रहा है, लगातार दौड़ रहा है। बायर एग्जॉस्शन क्या होती है? ठीक है। अब इस शब्द को सरल भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक मैराथन रनर लगातार तेज दौड़ रहा है, वह अभी भी आगे, लेकिन उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। क्या वह हार गया? नहीं। क्या वह गिर गया? नहीं, लेकिन उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। मार्केट में भी होता है, बायर्स अभी मौजूद होते हैं लेकिन उसकी एग्रेसिव बाइंग कम होने लगती है। नई डिमांड पहले जितनी तेजी से नहीं आ रही होती, और कई ट्रेडर्स इसे बायर्स एग्जॉस्शन कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ ट्रेंड रिवर्सल नहीं होती है, केवल मार्केट की बदलती हुई एनर्जी का संकेत है। अब
इसके विपरीत हम लोग अपने बायर्स के दिमाग में क्या चलता है ये हमने समझ लिया। अब सेलर्स के दिमाग में चलते हैं। कुछ ट्रेडर्स कई दिनों से इस स्टॉक को शॉर्ट करना चाहते थे, लेकिन ट्रेंड इतना स्ट्रांग था कि वो इंतजार कर रहे थे कि प्राइस एक मेजर रेजिस्टेंस तक पहुंच जाए, तब हम लोग इसको शॉर्ट सेल करेंगे। ठीक है, मोमेंटम थोड़ा स्लो होने पर वहीं एक लॉन्ग अपर वीक बन जाती है, एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल बन जाती है, तो उन्हें पहली बार लगता है कि अब शायद रिस्क रिवार्ड बेहतर हो सकता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ भी तुरंत शॉर्ट नहीं करते, वो कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग अपर वीक रहते हैं कि प्राइस एक मेजर रेजिस्टेंस तक पहुंच जाए, तब हम लोग इसको शॉर्ट सेल करेंगे। ठीक है, मोमेंटम थोड़ा स्लो होने पर वहीं एक लॉन्ग अपर वीक बन जाती है, एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल बन जाती है, तो उन्हें पहली बार लगता है कि अब शायद रिस्क रिवार्ड बेहतर हो सकता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ भी तुरंत शॉर्ट नहीं करते, वो कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग अपर वीक केवल ऑब्जर्वेशन है, ट्रेड नहीं है। अब हायर प्राइस रिजेक्शन के पीछे तीन संभावनाएं बनती है। ठीक है, प्रोफेशनल फ्रेमवर्क में से समझते हैं हम। जब भी लॉन्ग अपर वीक बने तो सामान्यतः तीन कारण हो सकते हैं। पहला, प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कुछ ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ट्रेंड फिर जारी रहेगा। दूसरा कारण, बायर एग्जॉस्शन। ठीक है, नई बाइंग कम हो रही है, मोमेंटम धीमा पड़ रहा है, मार्केट सोचने लगे क्या यह प्राइस थोड़ी महंगी होगी। तीसरा कारण, एग्रेसिव सेलिंग। अब वास्तव में सेलर्स मार्केट को कंट्रोल होने की कोशिश कर रहे हैं, या वह स्थिति है जहां हमें कंफर्मेशन मिलने लगती है, ट्रेंड वीक होने की संभावना दिखाई देती है। ध्यान रखिए, चार्ट पर तीनों सिचुएशन कई बार एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन उसकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है। यही कारण प्रोफेशनल ट्रेडिंग सेल्फ रिकॉग्निशन नहीं बल्कि कंटेस्ट रिकॉग्निशन करता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई शेयर ओपन होती है 100 पे, हाई जाती है 112, लो करती है 99 की, और क्लोज होती है 101 पे। अब एवरेज ट्रेडर क्या दिखेगा? लॉन्ग अपर वीक बनी हुई है, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, या ग्रेवस्टोन डोजी बनी हुई है। ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या पूछेगा कि प्राइस 112 तक कैसे गई, और क्या वहां रेजिस्टेंस था, क्या जो है इस कैंडल के साथ वॉल्यूम बढ़ा है, क्या अगले दिन बायर्स वापस आ रहे हैं। 112 लो करती है 99 की, और क्लोज होती है 101 पे। अब एवरेज ट्रेडर क्या दिखेगा? लॉन्ग अपर वीक बनी हुई है, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, या ग्रेवस्टोन डोजी बनी हुई है। ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या पूछेगा कि प्राइस 112 तक कैसे गई, और क्या वहां रेजिस्टेंस था, क्या जो है इस कैंडल के साथ वॉल्यूम बढ़ा है, क्या अगले दिन बायर्स वापस आ रहे हैं, या सेलिंग जारी रहने वाली है। यानी प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ एक कैंडल पे अपना डिसीजन नहीं टिका रहा, बल्कि पूरी कन्वर्सेशन पढ़ रहा है, पूरे कंटेस्ट को पढ़ रहा है। तो यही दोस्तों बात है कि एंट्री कब नहीं लेनी चाहिए, एक बिगिनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। केवल लॉन्ग अपर वीक को देखकर आप तुरंत ट्रेड करने लगते हैं, तो यह उतनी बड़ी गलती है, ये बड़ी गलती है। लेकिन केवल लॉन्ग लोअर वीक को तुरंत बाइंग करना एक बिगिनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर केवल लॉन्ग अपर वीक को देखकर आप तुरंत शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं, जितना केवल लॉन्ग लोअर वीक को देखकर तुरंत बाइंग करने इतना बराबर गलती। पहले एविडेंस देखिए, कंफर्मेशन देखिए, कंटेंट देखिए, फिर डिसीजन देखिए। यही क्रम है दोस्तों। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या देखकर पता चलता है कि प्राइस नीचे जा सकती है? हायर प्राइस रिजेक्शन, ठीक है, लॉन्ग अपर वीक, रेजिस्टेंस, बायर एग्जॉस्शन। ठीक है, ये सभी हमें बताते हैं कि मार्केट में वीकनेस की संभावना बढ़ रही है। लेकिन क्या देखकर कंफर्म होता है कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की असली है। हायर प्राइस रिजेक्शन, ठीक है, लॉन्ग अपर वीक, रेजिस्टेंस, बायर एग्जॉस्शन। ठीक है, ये सभी हमें बताते हैं कि मार्केट में वीकनेस की संभावना बढ़ रही है। लेकिन क्या देखकर कंफर्म होता है कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की असली शुरुआत है। और क्या देखकर कंफर्म होता है कि अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की असली शुरुआत है। कंफर्मेशन तब मिलती है दोस्तों, जब मार्केट रिजेक्शन के बाद लोअर हाइज बनाना शुरू कर दे, लोअर लोज बनाना शुरू कर दे, मार्केट स्ट्रक्चर कमजोर हो जाए, और सेलिंग फॉलो थ्रू दिखाई देने लगे। तब प्रोबेबिलिटी पहले से बेहतर हो जाती है। याद रखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और कंफर्मेशन के साथ पढ़ा जाए, तो वो पहले ही बता देते हैं कि किस दिशा में मार्केट की जाने की संभावना है, वो प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। यही प्रोफेशनल प्राइस एक्शन है दोस्तों। यही इस मास्टर क्लास का ब्रीफ है, सारांश है। अब तक आपने बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी समझ लिया आपने। अब लेकिन अभी एक बड़ा सवाल बाकी है, अगर रिजेक्शन केवल एविडेंस है तो ट्रेंड वास्तव में कब बदलता है? प्रोफेशनल ट्रेडर किस समय ये कहते हैं कि केवल ये रिजेक्शन नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर बदल रही है? ये हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, और यहीं से कैंडलस्टिक साइकोलॉजी प्रोफेशनल प्राइस एक्शन फ्रेमवर्क में बदलने वाली है। ठीक है, अब तक हमने हायर प्राइस रिजेक्शन को गहराई से समझ लिया है। लॉन्ग अपर वीक का मतलब हमेशा बेरिश नहीं होता, वास्तव में कब बदलता है?
प्रोफेशनल ट्रेडर किस समय ये कहते हैं कि केवल ये रिजेक्शन नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर बदल रही है, ये हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, और यहीं से कैंडलस्टिक साइकोलॉजी प्रोफेशनल प्राइस एक्शन फ्रेमवर्क में बदलने वाली है। ठीक है, अब तक हमने हायर प्राइस रिजेक्शन को गहराई से समझ लिया है। लॉन्ग अपर वीक को का मतलब हमेशा बेरिश नहीं होता। आपने बायर एग्जॉस्शन को भी समझ लिया है, प्रॉफिट बुकिंग को समझ लिया है, इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग को समझ लिया है। लेकिन अब इस पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बचा हुआ है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स वास्तव में इसमें डिसीजन कैसे लेते हैं, और यही वह जगह है जहां अधिकांश रिटेल ट्रेडर गलती करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई डॉक्टर केवल आपका टेम्परेचर देख के यह कह दे कि आपको यही बीमारी है, तो क्या आप उस डॉक्टर पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि उसने ब्लड टेस्ट नहीं किया, ईसीजी नहीं किया, हिस्ट्री नहीं पूछा, सिम्टम्स नहीं समझा और डायग्नोसिस कर लिया। ट्रेडिंग बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स केवल एक कैंडल को देखकर डिसीजन नहीं लेता, वह कई एविडेंस इकट्ठा करता है। ठीक है, मान लीजिए चार्ट पर लॉन्ग अपर वीक बनी, एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने आप से कुछ सवाल पूछता है। पहला सवाल, ट्रेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है क्या? तो केवल प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। अगर ट्रेंड वीक है, इसका महत्व बढ़ सकता है। दूसरा, लोकेशन कहाँ है? अगर मेजर रेजिस्टेंस पे ये लॉन्ग अपर वीक बनी हुई है, वीकली सपोर्ट या वीकली सपोर्ट जोन पर बनी हुई है, प्रीवियस स्विंग हाई पे बनी हुई है, अगर हाँ, तो रिजेक्शन अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तीसरा सवाल, वॉल्यूम क्या कह रही है? अगर रिजेक्शन के समय वॉल्यूम बढ़ रही है, जिस कह सकता है। दूसरा, लोकेशन कहाँ है? अगर मेजर रेजिस्टेंस पे ये लॉन्ग अपर वीक बनी हुई है, वीकली सपोर्ट या वीकली सपोर्ट जोन पर बनी हुई है, प्रीवियस स्विंग हाई पे बनी हुई है, अगर हाँ, तो रिजेक्शन अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तीसरा सवाल, वॉल्यूम क्या कह रही है? अगर रिजेक्शन के समय वॉल्यूम बढ़ रही है, जिस कैंडल पे रिजेक्शन हमें दिख रहा है उस कैंडल पे अगर वॉल्यूम में बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो यह मार्केट में पार्टिसिपेशन को कंफर्म करती है। ठीक है, केवल हायर वॉल्यूम को देखकर निष्कर्ष नहीं निकालना। हाई वॉल्यूम बाइंग भी हो सकती है, हाई वॉल्यूम सेलिंग भी हो सकती है। वॉल्यूम हमेशा कंटेस्ट के साथ पढ़ना है। चौथा सवाल, कैंडल क्या कह रही है? अगली कैंडल क्या कह रही है? आपने एक कैंडल में देखा कि प्राइस ऊपर से रिजेक्ट हो रही है, लेकिन दूसरे कैंडल में ये स्टोरी कंफर्म होनी चाहिए कि अगली कैंडल भी बतानी चाहिए कि हाँ, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लोग डाउन साइड जो है ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर अगली कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाती है तो मतलब रिजेक्शन नहीं टिक पाई, और अगली कैंडल अगर वीक क्लोजिंग देती है तो सेलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। मार्केट हमेशा अगली कैंडल से पहली कैंडल की कहानी को पूरा करता है। यही कारण है प्रोफेशनल ट्रेडर जल्दी एंट्री नहीं करते। रिटेल ट्रेडर सोचता है अगर मैं इससे सबसे पहले एंट्री नहीं लूंगा प्रॉफिट छूट जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है मैं अगर कंफर्मेशन के बाद एंट्री लूंगा तो शायद प्रॉफिट कम मिले, लेकिन गलती होने की संभावना कम हो जाए। इस माइंडसेट के साथ ही दोस्तों हमें ट्रेड करना चाहिए। हमें बॉटम नहीं पकड़ना है, टॉप नहीं पकड़ना है, बल्कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पकड़ना है। ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेडिंग प्रिंसिपल की मैं बात करने वाला हूँ, जो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग को सबसे पहले एंट्री नहीं लूंगा प्रॉफिट छूट जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है मैं अगर कंफर्मेशन के बाद एंट्री लूंगा तो शायद प्रॉफिट कम मिले, लेकिन गलती होने की संभावना कम हो जाए। इस माइंडसेट के साथ ही दोस्तों हमें ट्रेड करना चाहिए। हमें बॉटम नहीं पकड़ना है, टॉप नहीं पकड़ना है, बल्कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पकड़ना है। ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेडिंग प्रिंसिपल की मैं बात करने वाला हूँ, जो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग को बदल दे। कि ट्रेंड दोस्तों आपका हमेशा फ्रेंड होता है। बेस्ट फ्रेंड जो है आपका ट्रेडिंग में ट्रेंड नहीं होता। इसका मतलब है अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। हर डीप, हर पुल बैक पर, हर हेल्थी करेक्शन पर हम देखेंगे बायर्स वापस आ रहे हैं, ठीक है, या नहीं। अगर बायर वापस आ रहे हैं तो हम लोग अप ट्रेंड की तरफ जो है ट्रेड लेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमारा पहला काम रहेगा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना। हर पुल बैक पर, हर वीक रैली पर, हर रेजिस्टेंस के पास हम देखेंगे सेलर्स फिर कब एक्टिव होंगे, यानी इन द डाउन ट्रेंड फाइंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान रखिए ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना तो संभव है, लेकिन उसके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा कंफर्मेशन और ज्यादा बेहतर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। बिगिनर्स को पहले ट्रेंड पे चलना सीखना चाहिए। ठीक है, कैंडल स्टिक जो है का वास्तविक उद्देश्य क्या है दोस्तों? बहुत लोग पूछते हैं कैंडल स्टिक देखकर कैसे पता चलता है प्राइस बढ़ सकता है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यह है कैंडल स्टिक को देखकर पता ही नहीं चलता प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा, क्योंकि कैंडल स्टिक अकेला कभी नहीं बताता कि आगे क्या होने वाला है। कैंडल स्टिक को पढ़ा जाता है ट्रेंड के साथ, सपोर्ट के साथ, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ, वॉल्यूम के साथ, और सभी अगर एक ही दिशा में संकेत दें। का वास्तविक उद्देश्य क्या है दोस्तों? बहुत लोग पूछते हैं कैंडल स्टिक देखकर कैसे पता चलता है प्राइस बढ़ सकता है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यह है कैंडल स्टिक को देखकर पता ही नहीं चलता प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा, क्योंकि कैंडल स्टिक अकेला कभी नहीं बताता कि आगे क्या होने वाला है। कैंडल स्टिक को पढ़ा जाता है ट्रेंड के साथ, सपोर्ट के साथ, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ, वॉल्यूम के साथ, और सभी अगर एक ही दिशा में संकेत दें तो ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। अब दूसरा सवाल, क्या देखकर कंफर्म होता है कब एंट्री लेनी चाहिए? एंट्री कंफर्मेशन के लिए हमें कंफर्मेशन ही देखना पड़ता है। जब दूसरी कैंडल जो है हमारे पहले एनालिसिस को कंफर्म कर देती है तो हम कंफर्मेशन समझ लेते हैं। ठीक है,
अगली प्राइस सेक्शन से बायर्स का स्ट्रेंथ या सेलर का स्ट्रेंथ साबित हो जाता है। यानी रिजेक्शन, फॉलो थ्रू, स्ट्रक्चर, कंफर्मेशन, एंट्री, यही प्रोफेशनल सीक्वेंस है। हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें प्रोबेबिलिटी को समझना चाहिए। बहुत से लोग ट्रेडिंग में गलती करते हैं, वे 100% एक्यूरेसी ढूंढते हैं, लेकिन मार्केट 100% एक्यूरेसी किसी को नहीं देती। प्रोफेशनल ट्रेडर्स या जानते हैं अगर कोई सेटअप लंबे समय से लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो परफेक्ट है, क्योंकि वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लंबे समय से उसकी प्रोबेबिलिटी पक्ष में रहती है। और प्रोबेबिलिटी जब डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ मिल जाती है और तीनों में के साथ काम करते हैं तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनता है दोस्तों। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। याद रखिए, बेस्ट ट्रेड भी गलत ट्रेड होते हैं। फर्क आता है कहां पे कि लॉस छोटा रखते हैं और प्रॉफिट को बढ़ने देते हैं, और तीनों में के साथ काम करते हैं तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनता है दोस्तों। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। याद रखिए, बेस्ट ट्रेड भी गलत ट्रेड होते हैं। फर्क आता है कहां पे कि लॉस छोटा रखते हैं और प्रॉफिट को बढ़ने देते हैं। बेस्ट ट्रेड्स भी गलत ट्रेड हो सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स फर्क कहां क्रिएट करते हैं, वो प्रॉफिट को बढ़ने देते हैं और लॉस को कम रखते हैं। इसको सरल भाषा में रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है। ट्रेडिंग एक इंश्योरेंस की तरह है। ट्रेडिंग का इंश्योरेंस, अगर कुछ ट्रेड गलत भी हो जाए तो आपका कैपिटल सुरक्षित रहना चाहिए, और आपका कैपिटल जब सुरक्षित रहेगा तभी आप आने वाले अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि आप जल्दी मत कीजिए। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आप चार्ट देखिए, आप डिमेट अकाउंट ओपन कीजिए, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पैटर्न समझिए, और फिर कम से कम कुछ महीनों तक पेपर ट्रेडिंग के बाद अपना जर्नल बनाइए। अपनी गलतियों को रिव्यू करने के बाद धीरे धीरे रियल मनी से शुरुआत कीजिए। ठीक है। ट्रेडिंग दोस्तों एक मैराथन है। इस चैप्टर को हम लोग समराइज करते हैं। आज हमने सीखा कि हायर प्राइस रिजेक्शन क्या होती है, लॉन्ग अपर वीक वास्तव में क्या बताती है, बायर का एग्जॉस्शन क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग और एग्रेसिव सेलिंग में क्या अंतर होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर डिसीजन कैसे लेते हैं, ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग क्यों आसान होती है, कंफर्मेशन क्यों जरूरी होता है, कैंडलस्टिक का असली उद्देश्य क्या है। अब हमारी फाउंडेशन दोस्तों पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। हम बायर्स की साइकोलॉजी समझ चुके हैं, सेलर्स की साइकोलॉजी समझ चुके हैं, प्राइस रिजेक्शन समझ चुके हैं। अब एक अगला लॉजिकल स्टेप, ऑप्शन क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग और एग्रेसिव सेलिंग में क्या अंतर होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर डिसीजन कैसे लेते हैं, ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग क्यों आसान होती है, कंफर्मेशन क्यों जरूरी होता है, कैंडलस्टिक का असली उद्देश्य क्या है। अब हमारी फाउंडेशन दोस्तों पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। हम बायर्स की साइकोलॉजी समझ चुके हैं, सेलर्स की साइकोलॉजी समझ चुके हैं, प्राइस रिजेक्शन समझ चुके हैं। अब एक अगला लॉजिकल स्टेप है मार्केट रिवर्सल और स्ट्रक्चर, क्योंकि रिजेक्शन केवल पहला संकेत है। ट्रेंड वास्तव में कब बदलता है, जब स्ट्रक्चर चेंज होता है, जब कैरेक्टर चेंज होता है। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स किस समय कहते हैं अब मार्केट केवल रिजेक्ट नहीं कर रही, अब मार्केट कहानी बदल रही है। यहीं से हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है। और यहीं से आपकी कैंडलस्टिक नॉलेज की कैंडलस्टिक की नॉलेज प्रोफेशनल प्राइस एक्शन एनालिसिस में बदल जाएगी। ठीक है। अब हमने इस मास्टर क्लास में सीखा है कि ट्रेंड कैंडलस्टिक से नहीं बदलती, ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर से बदलती है। हमने समझा है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, कंफर्मेशन क्या होता है, इन तीनों में अंतर क्या होता है, और इसे कैसे जो है प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं। हमने सीखा प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रिडिक्शन नहीं करते बल्कि अपनी प्रोबेबिलिटी पे को बढ़ाते हैं और प्रोबेबिलिटी के आधार पर ट्रेड लेते हैं। लेकिन अब दोस्तों फाउंडेशन अभी बनाया है हमने कि अब समय आ गया है कि हम ये सभी कॉन्सेप्ट को वास्तविक कैंडलस्टिक पैटर्न पर लागू करने का प्रयास करें और उस हिसाब से उसे ट्रेड लें। आपका 50% 60% काम सिर्फ यह मास्टर क्लास देख के हो जाएगा, लेकिन बाकी और उस हिसाब से उसे ट्रेड लें। आपका 50% 60% काम सिर्फ यह मास्टर क्लास देख के हो जाएगा, लेकिन बाकी 20 30 40% के लिए आपको कैंडलस्टिक का मास्टर क्लास भी जरूर देखना चाहिए। ठीक है। अब आगे हम लोग अगला जो है मास्टर क्लास में लाने वाला हूँ वो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे लाऊंगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे बायर्स की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस रिजेक्शन क्या है, डिमांड क्या है, लिक्विडिटी क्या है, कंफर्मेशन क्या है, कैसे करना है, कैसे कैंडल बनता है, कैसे इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और कब जो है हमें ट्रेड लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। आपकी कैंडल स्टिक मास्टर क्लास प्रोफेशनल लेवल पर प्रवेश करेगी। हम उसे अगले मास्टर क्लास में सीखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपने अगर ये वीडियो देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, आपने कुछ ना कुछ सीखा है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत